नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री या फिर हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 7th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दी है, 6th क्लास ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिए हैं और 6th क्लास हिस्ट्री का भी मैंने एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और इसके अलावा मैंने जो एमसीक्यू की सीरीज रखी है उसकी भी लगातार वो भी चल रही है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और सीधा हम चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू कर देते हैं, पढ़ते हैं। देखो, इसमें एक तुषार नामक लड़का है, वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दिल्ली से चेन्नई। और वो ट्रेन से जा रहा है। किससे जा रहा है? बाई ट्रेन से। अब ट्रेन में बैठा बैठा वो विंडो वाली सीट मिल गई उसे, मतलब, और वो उसको नज़ारे देख रहा है। क्या देख रहा है? नज़ारे। और उन नज़ारों से वो देख रहा है किस तरीके से पेड़ पौधे हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं और किस तरीके से आगे और चीज़ें आ रही है, हरे भरे खेत आ रहे हैं। तो ये सोच कर वो मन में थोड़ा सोच रहा है। इतने में उसका चाचा आता है और कहता है कि क्या आपको पता है कि ट्रेन वगैरह है ये हमारी 150 साल पहले ही चली है और बस तो उसके कुछ समय बाद चली हैं। तो फिर तुषार कहता है कि क्या उससे पहले लोग यात्रा नहीं करते थे? फिर यात्रा करते थे तो वो कैसे करते थे? तो उसके चाचा कहते हैं कि सब कुछ होता था, पहले भी लोग यात्रा करते थे और भी सारे काम होते थे। तो अब उस यात्रा वृत्तांत के बारे में ही हम आगे चलेंगे और इस चैप्टर में आगे से देखते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में देखते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर घूमने का कारण क्या था, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं, तो बात हम उसकी कर रहे हैं जो कि इस उपमहाद्वीप में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे, हम उनके बारे में अब बात कर रहे हैं। देखो, तो वो लोग थे, वो पहले आकेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते थे। तो उनका आकेटक खाद्य संग्रह का नाम क्यों था, उसका पीछे लॉजिक यही था कि वो लोग खाना इकट्ठा करते थे और शिकार करते थे, इसी के कारण उनका नाम आकेटक खाद्य संग्रह पड़ा था। ठीक है, तो वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसके अलावा वो मछलियों का, चिड़िया भी पकड़ते थे। वे फल व मूल व दाने और पौधे पत्तियों को इकट्ठा करते थे, अंडे भी इकट्ठा करते थे और इन्हीं से वो अपना भोजन का काम चलाते थे। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो हो गई। अब आगे देखते हैं कि जो आकेटक थे या खाद्य संग्राहक थे वो एक जगह से दूसरी जगह भी घूमते रहते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उसके कारण क्या था कि वो क्यों घूमते थे, तो उसका मैं आपको यहाँ पर 4 या 5 कारण बताता हूँ कि उसका घूमने का कारण क्या था। देखो, सबसे पहला हमारा कारण है कि वो एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो आसपास के पेड़ पौधे थे या फिर फल फूल थे, उनको खाकर वो ख़त्म कर देते थे। तो वो खाने की तलाश में वो दूसरी जगह जाते थे। तो जो आकेटक थे, खाद्य संग्रहक थे, उनके घूमने के 4 कारण बताऊंगा मैं यहाँ पे। 4 नहीं, चल 5 बता दूंगा। तो पहला कारण था कि एक जगह खाना ख़त्म हो जाने के कारण वो दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। ठीक है, अब दूसरा कारण है हमारा कि जो जानवर होते थे वो जानवरों को शिकार करते थे। तो जानवरों को शिकार करते थे तो होता क्या था कि जब जानवरों का शिकार करेंगे, जैसे हिरण वगैरह है या फिर बकरी टाइप में, भेड़ बकरी जैसे कुछ जानवर होंगे, उनका शिकार करेंगे, तो उनके पीछे भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में जाते थे। तो वो लोग भी उनके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। क्यों? शिकार करने के लिए। अभी तुमने देखा होगा, टीवी वगैरह में देखते होंगे कि डिस्कवरी वगैरह पे चैनल आता है कि शेर वगैरह होते हैं, तो जैसे ही कोई गायों का झुंड है या फिर और कोई जानवरों का, भैंसों का झुंड है या फिर हिरणों का झुंड है, तो उसके पीछे पीछे शेर वगैरह भी एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं। सेम इसी तरीक़े से इंसान भी करते थे। ठीक है, अब हम तीसरा कारण पे आ जाते हैं। तो तीसरा कारण है हमारा कि पेड़ पौधों और फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से आते थे। जैसे कोई गर्मी में कहीं पर कुछ अलग तरीके के फल आ रहे हैं और सर्दी में अलग आ रहे हैं। तो होता क्या था कि एक जगह का मौसम अलग होता था, दूसरी जगह का मौसम अलग होता था। तो ये करते क्या थे कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण था कि दूसरी जगह, पर्टिकुलर दूसरी जगह उन्हें दूसरी तरीके के फल फूल मिल जाते थे। तो उन फल फूलों के अनुसार या फिर मौसम के अनुसार वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, अब हमारा चौथा कारण देख लेते हैं। चौथा कारण हमारा ये है कि जो पानी होता था, कि पानी आज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या था कि पानी की तलाश में भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो पानी की तलाश में कैसे जाते थे? आज भी होता है, कभी बारिश के टाइम पे कोई पर्टिकुलर जगह पर पानी होता है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है या बारिश रुक जाती है तो वहाँ का पानी क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। देखा होगा ये तो, जब पानी ख़त्म हो जाता है
तो होगा क्या कि ये दूसरी जगह जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? जहाँ पर कोई नदी है या फिर झील है, कोई झरना है, जहाँ पर पानी के सोर्स हैं या फिर जहाँ पर पानी है वहाँ पर जाएंगे। तो पानी की तलाश में भी ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। जैसे ही बारिश होगी तो उन मैदानों में उन जगह पर पानी हो जाएगा, अब वहाँ पर और चीज़ें भी होंगी तो ये वापस आ जाते थे। जैसे पानी ख़त्म होता तो फिर वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो 4 कारण हो गए। 5वां कारण भी बता देता हूँ मैं। 5वां कारण ये था कि ये लोग अपने वगैरह, जैसे आज भी हम रिश्तेदार वगैरह से मिलने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी लोग रिश्तेदार वगैरह से मिलने के लिए जाते होंगे, सगे संबंधियों से, तो उससे भी ये लोग यात्रा किया करते थे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर 5 कारण बताए थे। 5 कारणों को दोबारा देख लेते हैं। पहला कारण था कि वो एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं रहते, कि वहाँ का खाना ख़त्म हो जाता तो खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण है हमारा कि वो जानवरों का शिकार करते थे, तो जानवरों के पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा कारण हमारा ये है कि एक पर्टिकुलर मौसम में या फिर किसी मौसम में एक जगह फल फूल आते थे लेकिन दूसरी जगह फल फूल नहीं मिलते थे, तो वो फल फूलों की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चौथा कारण हमारा है पानी। तो पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है, तो एक जगह पानी सूख जाने के कारण ये दूसरी जगह पानी की तलाश में जाते थे। और 5वां कारण हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन मैंने उसको जोड़ दिया है कि जो उस समय आज की तरह ही उस समय भी इनके लोगों के रिश्तेदार वगैरह रहा करते थे, तो ये उनसे मिलने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो जो प्रारंभिक मानव थे वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के मैंने आपको 5 कारण बता दिए हैं। ठीक है, 5 को याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। जो स्टार्ट का जो आरंभिक मानव था उसके बारे में हमें जानकारी किस तरीके से मिलती है, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसी वस्तुओं का पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आकेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनका उपयोग वो कौन करते थे? आकेटक या खाद्य संग्रह करते थे। तो वो चीज़ें मिली है, उनके आधार पर हमें उनकी जानकारी मिली है। ठीक है, तो ये लोग पत्थर या लकड़ियों के औजार बनाते थे। ठीक है, तो वो औजार हमें आजकल मिले हैं, पत्थरों के और लकड़ियों के औजार मिले हैं। लकड़ियों के नहीं मिले, पत्थरों वगैरह के मिले, हड्डियों के मिले, क्योंकि लकड़ियों के औजार तो उस समय गल गए होंगे या आज तक रह भी नहीं पाएंगे। तो जो उनके औजार थे वो हमें मिले हैं, उनके आधार पर हमें उनके बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, इनमें जो औजार होते थे वो फल फूल को काटने के लिए, हड्डियों को या फिर मांस को काटने के लिए होते थे, या जानवरों की खाल उतारने के लिए होते थे। ठीक है, तो इनके कुछ हथियार ऐसे मिले हैं जिन पे मट्ठे लगे हुए हैं। मट्ठे का मतलब होता है हत्ता। और जैसे ये कोई एक पत्थर जैसा कोई चीज़ है, इस पे हमने लकड़ी का इस तरीके से लगा लिया, और लकड़ी का लगाकर या फिर किसी कपड़े या किसी भी चीज़ का खाल का लगाकर उसको इस तरीके से हमने बांध दिया, तो इस तरीके से यहाँ से पहना हो गया। तो हुआ क्या कि ये हमें पकड़ने के लिए हो गया। किसके लिए हो गया? पकड़ने के लिए। तो इसी को हम कहते थे मट्ठा या फिर हत्ता। ठीक है, औजार होते थे, उनसे लकड़ी भी काटी जाती थी। जो लकड़ी काटते थे वो लकड़ी का क्या करते थे? घास वगैरह काटते थे, तो उसके लिए वो झोंपड़ी वगैरह बनाते थे, या फिर लकड़ी ईंधन के रूप में जलाने के रूप में भी वो काम लेते थे। यहाँ पर कुछ औजार हैं जो मैं आपको, पत्थर के औजार हैं उनके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक औजार बना रखा है इन्हें इस तरीके का, जो कि ज़मीन से, पेड़ की ज़मीन की जो अंदर की जड़ या फिर जिसको बोल सकते हैं उसका कंद होता है, उसको निकालने में काम में ले रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर ये दूसरा पत्थर है, यहाँ से ये खाल को सिलने में, यहाँ पर एक खाल है, इससे छेद किया जा रहा है, उसको सिला जा रहा है। तो इस तरीके के इनके पत्थरों के औजार थे। ठीक है, अब देखो रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आकेटक खाद्य संग्रह थे वो किस तरीके से कौन सी जगह रहते थे, तो उसके बारे में आपको देखना है। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाल त्रिकोण जो पुरास्थल है उनके बारे में बताता हूँ कि देखो ये लाल त्रिकोण दिख रहे हैं आपको, ये पहले वाले। सबसे पहले ये पुरापाषाणिक स्थल हैं। कौन से हैं? लाल त्रिकोण पुरापाषाणिक स्थल। इनके बारे में मैं बता देता हूँ, आपको लिस्ट बनानी है एक तरीके से जो पुरापाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं। जैसे आपको ध्यान रखना है भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल की गुफाएं, ये आपको 3 पुरापाषाणिक स्थल है जो कि इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत से स्थल हैं लेकिन आपको भीमबेटका, हुंगसी, कुरनूल, ये 3 जगह को आपको याद रखना है। ये हमारे पुरापाषाणिक स्थल हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख सकते हो, भीमबेटका, हुंगसी और कुरनूल की गुफाएं, ये पुरापाषाणिक स्थल हैं। 3 बार बता चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि लाल त्रिकोण वाले स्थल के बारे में देख लिया, जो सारे पुरापाषाणिक है। यहाँ पर आकेटक या खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा
और भी कई स्थान आकेटक खाद्य संग्रह रहा करते थे, वो स्थान भी हैं। मानचित्र में से सिर्फ कुछ गिने चुने जगह ही हैं जो हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, मतलब कुछ जगह हैं जो बताई है, सारी जगह नहीं बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पर पत्थर मिल सकें। ये जो लोग रहते थे उस समय, ये पुरापाषाणिक जो युग था, वहाँ पत्थर के औजार ही इम्पोर्टेंट थे। तो ये लोग वहीं ज़्यादातर रहते थे जहाँ पर इनको पत्थरों के औजार मिल सके या पत्थरों के औजार बनाने की जगह मिल सके। जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर अच्छी क्वालिटी के पत्थर हैं जिससे कि इनके औजार बन सके, तो ये वो जगह, इस जगह को ज़्यादा चुनते थे या प्रेफर करते थे ताकि वो आसानी रहे इनको रहने में। किस तरीके से बनाते थे औजार, ये ऐसे कोई पत्थर है, इसको तोड़ कर वो तोड़ते थे, लगातार चोट करते रहते तब तक कि उसकी आकृति ना निकल जाए, तब तक कि जो इम्पोर्टेंट होते थे उनको ये ले लेते थे, बाकी को ये वहीं पर छोड़ देते थे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर एक शैल चित्र दे रखा है आपको। शैल चित्र में एक आदमी है जो कि हिरण का पीछा कर रहा है या कोई जानवर का पीछा कर रहा है, दिख रहा है। ये हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। तो ये दिख रहा है, यहाँ पर एक आदमी है, ये एक जानवर का पीछा कर रहा है। ये शैल चित्र का मतलब होता है, शैल का मतलब होता है कि पत्थर, और चित्र का मतलब होता है चित्र, समझ आए, तो पत्थर पे ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, हम भीमबेटका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो भीमबेटका है जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है भीमबेटका। सीधा क्वेश्चन आएगा कि भीमबेटका कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि वो मध्य प्रदेश में है। इस पुरा स्थल पर गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं, गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग इन जगहों को क्यों चुनते थे? थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये जो गुफाएं देख रखी हैं, ये भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं इस तरीके की, इनको बोलते हैं कंदराएं। लोग यहाँ पर रहते थे, कारण है कि एक तो यहाँ धूप से बचते थे, अगर कभी धूप पड़ रही है तो इसके अंदर चले जाते, बारिश होती है तो अंदर चले जाते, या कोई आंधी आ रही है तो अंदर चले जाते, या सर्दी का मौसम है तो इसमें अंदर चले जाते। तो ये इनको एक तरीके से घर का काम करती थी। किसका काम करती थी? घर का। इसीलिए ये लोग इन गुफाओं में रहना पसंद करते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं? देखो, वो कोई भी एक जगह या पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह जहाँ पर औजार या बर्तन या इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिल रहे हैं, मतलब कोई जगह पर हमें औजार मिल रहे हैं, बर्तन मिल रहे हैं या फिर इमारतों के अवशेष मिल रहे हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए करते थे और बाद में वो उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर भी हो सकते हैं या फिर अंदर भी हो सकते हैं। कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। देखो, थोड़ा समझते हैं पुरास्थल किसे कहते हैं, कि वह स्थान जहाँ पर हमें बर्तन, औजार या फिर इमारतें या कुछ इनके अवशेष मिल रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं पुरास्थल। क्या बोलते हैं? पुरास्थल। अब ये कहाँ पर होते थे? तो ये ज़मीन के ऊपर भी मिल जाते, कभी ज़मीन के अंदर भी मिल जाते, कभी समुंदर या नदी के तल में भी मिल जाते थे, या कभी ऊपर मिलते। अब समुंदर या फिर नदी के तल में वो जगह मिल रही है, तो आप सोचोगे कि समुद्र या नदी के तल में जाकर ये लोग कैसे औजार बनाते थे, हथियार बनाते, कैसे वहाँ पर रहते थे? तो ये रहने का इनका लॉजिक है कि उस समय जब ये वक्त की बात की जा रही, हो सकता है वहाँ पर नदी का तल ना हो या समंदर ना हो, नॉर्मल जगह हो, लेकिन कालांतर में अब वहाँ पर समंदर हो गया हो या नदी वहाँ से जाने लग गई हो, तो वहाँ पर नदी का तल हो गया हो या नदी ने अपना मार्ग बदल लिया हो। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। आगे देखते हैं आग की खोज। तो अब आग की खोज के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो आग की खोज हुई थी सबसे पहले हुई थी कुरनूल में। कहाँ पे हुई थी? कुरनूल वाले इलाका में। यहाँ पर आपको कुरनूल की गुफाएं के बारे में देखना है कि कुरनूल की गुफा कहाँ पर है। मैंने आपको पहले बताया था कि कुरनूल 3 ही जगह हैं जो कि हमारी पुरापाषाणिक स्थल है। एक भीमबेटका है, कि हुंसी, और एक कुरनूल की गुफाएं हैं। ठीक है, भीमबेटका यहाँ पर मध्य प्रदेश में है और हुंसी हमारा कर्नाटक में, और कुरनूल की गुफा भी कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तो आपको ये देखना है कुरनूल की गुफा। तो मैप में आपको पता चल गया कि कुरनूल की गुफा कहाँ पर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो कुरनूल की जो गुफा वाला क्षेत्र, सबसे पहले हमें यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? राख के। मतलब है कि यहाँ जो आरंभिक लोग थे वो आग जलाना सीख गए थे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले आग कौन से इलाके में जलाई गई थी? तो आपको बताना होगा कुरनूल की गुफा वाले क्षेत्र में। ठीक है,
तो आग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है उसके बारे में आपको देख लेना है। जो आग का इस्तेमाल करते थे हम लाइट के लिए या प्रकाश के लिए करते थे, ठीक है। मांस को भूनने के लिए करते थे, और जो खतरनाक जानवर होते थे उनको हम भगाने के लिए भी मांस का प्रयोग करते थे। समझ में आ गया। सबसे पहले आग का खोज हुआ कुरनूल की गुफा क्षेत्र में। क्योंकि कैसे पता लगाते हैं हम इसका, तो हमें यहाँ पर राख के अवशेष मिले हैं। तो जो आग का हम प्रयोग, जो उस समय के लोग थे वो आग का प्रयोग क्यों करते थे, वो लाइट के लिए मतलब रोशनी के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे, और खतरनाक जो जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए या फिर उनसे अपनी रक्षा करने के लिए भी आग का प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा हम नाम और तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि नाम और तिथियाँ किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो नाम और तिथियाँ जिस काल में हम के बारे में पढ़ रखे हैं पुरातत्व ने उसके बहुत बड़े बड़े नाम रखे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम रखे हैं। जैसे आरंभिक काल को वो पुरापाषाण काल कहते हैं। अब इसमें दो शब्द है, एक तो पुरा और एक है पाषाण। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जो प्राचीन काल जिसे पत्थर के युग था उसे हम पुरापाषाण कहते हैं, ठीक है। अब देखो यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। मतलब ये जो नाम रख दिया ना, तो इस नाम रखने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि उस समय जो पत्थरों का महत्व था या इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में हमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो पुरापाषाण काल था वो हमारा कब से कब तक था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। कब तक था थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जो हमारा पुरापाषाण काल था, इधर लिख देता हूँ मैं, पुरापाषाण पाषाण, ठीक है। ये हमारा था 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट ये है कि 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल पहले तक का हमारा जो समय था उसे हम कहते हैं पुरापाषाण। अब ये पुरापाषाण है, इसको भी हम 3 भागों में बांट रखें। कितने भागों में बांट रखें? 3 भागों में। एक था हमारा आरंभिक पुरापाषाण, एक था मध्य पुरापाषाण और एक था हमारा उत्तर पुरापाषाण। जो भी इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाओं की 99% कहानी इसी काल की है। कौन से काल की है? इसी काल की, पुरापाषाण काल की ही सारी कहानी है, ठीक है। तो 99% जो हमारी कहानी है वो पुरापाषाण काल की है। पुरापाषाण को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। कौन कौन से? आरंभिक पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उत्तर पुरापाषाण, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं हम दूसरे के बारे में। तो दूसरे को बोलते हैं हम पुरापाषाण के बाद में मध्यपाषाण। अब 3 क्या बोलते हैं? मध्यपाषाण। देखो थोड़ा सा उसके द्वारा समझाने के हिसाब से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले आएगा पुरापाषाण। पुरापाषाण, ठीक है। ये हमारा था 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले तक। कितना साल पहले तक? 12,000 साल पहले तक, ठीक है। पूर्व मतलब पहले तक। उसके बाद है हमारा मध्यपाषाण। क्या था? मध्यपाषाण। ये हमारा था 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले तक, 10,000 साल पहले। उसके बाद था हमारा नवपाषाण। क्या था? नवपाषाण। ये हमारा था 12,000 से लेकर 12,000 आ गया, 12,000 से 10,000 आ गया। अब ये हमारा था 10,000 साल से पहले से लेकर जो भी लगभग 4,000 साल पहले तक का जो समय था। कि पुरापाषाण नवपाषाण की तिथियाँ अलग अलग राइटरों ने अलग अलग रखी है। एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है कि 10,000 साल से बाद का जो भी समय है उसको हम नवपाषाण कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो उस समय का काल था उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो था हमारा पुरापाषाण को 20 लाख से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक लगभग हिस्ट्री की जो भी 99% घटनाएं इसी की है। उसके बाद में आता है हमारा मध्यपाषाण। अब मध्यपाषाण था 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो इसमें क्या था? इसमें जो छोटे हथियार थे या माइक्रोलिथ थे या फिर छोटे औजार या लघु पाषाण कहते हैं उनको, उनका इसमें प्रयोग किया जाने लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले पुरापाषाण, उसके बाद मध्यपाषाण। मध्यपाषाण की क्या खासियत थी कि इसमें छोटे हथियार या फिर माइक्रोलिथ कहते हैं उनको, उनका इसमें यूज किया जाने लगा। जो औजार थे इनके उन पे मट्ठे लगाने लगे। मट्ठे का मतलब हत्थे लगाने लगे थे। और इसके अलावा उनकी धार को पैना करने के लिए उन पे एक लेप चढ़ाया जाने लगा था। क्या चढ़ाया जाने लगा था? लेप, या फिर उन पे एक तरीके से जैसे लेप चढ़ा देते ताकि उनकी धार खराब ना हो, ठीक है। तो पहले पुरापाषाण की खासियत सिर्फ यही है 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले तक। उसके बाद मध्यपाषाण की इसमें माइक्रोलिथ या छोटे औजार बनना स्टार्ट हो गए थे। और ये जो औजार थे इन पे मट्ठे मतलब इनके ऊपर हत्थे लगा दिए गए थे। इनकी धार के लिए इनके ऊपर लेप चढ़ा दिया गया था,
ठीक है। उसके अलावा जो पहले के औजार थे पुरापाषाण के, वो भी इस काल में चलते रहे थे। ऐसा नहीं है कि पहले के औजार इस काल में मध्यपाषाण में खत्म हो गए थे, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा नवपाषाण। तो नवपाषाण में हमारा एक तरीके से थोड़ा सा अलग ही तरीके का चेंज हो गया, चीज़ें बदल गई। तो नवपाषाण में मध्यपाषाण के औजार भी चलते रहे थे। तो इसका हमारा समय था वो था 10,000 वर्ष पूर्व से बाद का जो समय है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा कि बाद में कब तक को हम नवपाषाण कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ लगभग 4,000 वर्ष पूर्व तक के समय को हम नवपाषाण कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे कि जो बदलती जलवायु के बारे में देख लेते हैं। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव हुए। 12,000 साल पहले का मतलब है कि मध्यपाषाण काल में। कब? मध्यपाषाण काल में। अभी मैंने बताया था ना, पुरापाषाण का मतलब है 20 लाख से लेकर 12,000 साल पहले तक, और मध्यपाषाण का मतलब 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक, और नवपाषाण का मतलब 10,000 साल पहले से बाद का जो समय है उसको नवपाषाण कहते हैं। लगभग 12,000 साल पहले जो जलवायु थे उसमें बदलाव होने लगे, मतलब थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी। क्या होने लगा? गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब गर्मी बढ़ेगी तो जो पहले सर्दी वाले मौसम में जो घास के मैदान होते हैं वो नहीं पनपते, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ी तो घास के मैदान पनपने लगे, और जब घास के मैदान पनपेंगे तो घास खाने वाले जानवरों की भी वृद्धि होगी, जैसे कि भेड़ बकरी है, बारहसिंगा है, हिरण है, तो इनकी जनसंख्या बढ़ी। और जब इनकी जनसंख्या बढ़ी तो इंसान क्या हुआ? ज़्यादातर घास वाले मैदानों की तरफ आने लगा और इनको देखने लगा। अब इनको देखने लगा तो वो देख कर भाई किस तरीके से जानवर बच्चे पैदा करते हैं, कब इनका प्रजनन होता है और ये क्या खाते हैं वगैरह, सारी आदतों वगैरह उन्होंने इसके बारे में जान लिया, ठीक है। अब ये जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने के बारे में सोचने लगे कि क्यों ना हम जानवरों को पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही इनको काम में कर लेंगे या फिर काम में यूज करेंगे इनका, ठीक है। तब से ही इन लोगों ने इनको धीरे धीरे पालना स्टार्ट किया, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि ये भोजन के भी इंपॉर्टेंट सोर्स थे, क्योंकि ये भी लोग क्या करते थे? जानवरों का ही शिकार करते थे, उनको शिकार करके खाते थे। तब ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम इनको पाल लें, पालने के बाद में ही हम इनसे यूज में लें, ठीक है। आगे देखते हैं आप खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं ने, पुरुषों ने या फिर बच्चों ने या फिर किसी ने भी इनको बटोरने का मतलब है इकट्ठा करना, इनको इकट्ठा करना सीख लिया था। या फिर कहीं जंगल में जैसे कुछ हमें गेहूं के दाने मिल गए या फिर जौ के अनाज के जौ के या फिर मतलब से हमें चावल के दाने मिले, उनको क्या किया महिलाओं ने या बच्चों ने या पुरुषों ने, हो सकता किसी ने भी पर्टिकुलर, इनको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके लाके इनको खाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे लगा कि अब ये तो सही है, तो फिर इन्होंने क्या किया, इसको एक जगह पर इनको बोना स्टार्ट कर दिया। अब बोया, बोने के बाद में क्या हुआ कि अब बो दिया तो इनको देखभाल भी करनी पड़ी थी, इनको क्या करनी पड़ी थी? इनकी देखभाल भी करनी पड़ी थी। अब धीरे धीरे एक जगह पर ये रहने भी लग गए। क्या करने लग गए? क्योंकि अगर पहले गेहूं बो दिए हैं, चावल बो दिया है, तो इनको वहाँ पर रहना भी पड़ेगा। तो इसी तरीके से ये रहना भी स्टार्ट हो गया और इन्होंने इन अनाजों का बोना भी सीख लिया, ठीक है। अब इसी तरह के बाद में आगे देखो, अब जानवरों के बारे में बात करते हैं। तो इंसानों क्या किया कि जानवरों को पालतू बनाने के लिए सोचा, और इसलिए उन्होंने अपने घरों के आसपास में चारा वगैरह या कुछ भी सामान रख दिया। जैसे जानवर जो भी खाते थे, जैसे चारा खाने वाले जानवर थे तो चारा खाने वाले जानवर थे तो घास वगैरह ये अपने घरों के आसपास रख दी, जिससे कि जानवर घास के लोभ में आकर घर के पास आए। धीरे धीरे उनसे जानवरों से उन्होंने नज़दीकियाँ बढ़ाई, ठीक है। और जो सबसे पहले जो जानवर था जिसको इंसान ने पालतू बनाया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। मतलब एक तरीके से बोल सकते कुत्ता ही था, मतलब कुत्ता ही था, मतलब कुत्ते जैसा ही था, मतलब जैसे उसका पूर्वज था, जंगली पूर्वज, जंगली कुत्ता था एक तरीके से, ठीक है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर के बारे में बात कर रहे हैं जो झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। तो ये इन्होंने उन्हीं जानवरों को अपने घरों के पास बुलाया जो झुंड में रहते थे और घास खाते थे। ऐसे नहीं था कि घर के पास में मांस पटक दिया और शेर को बुलाएंगे, शेर को बुलाएंगे तो शेर इनको खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, घास खाने वाले जानवरों को ही ये बुलाया था। और इनकी क्या करते थे, जंगली जानवरों से रक्षा भी करते थे, रक्षा भी करते थे। अब धीरे धीरे इसी तरीके से ये क्या बन गए, पशुपालक, पशुपालक बन गए। अब समझ में आ गया पशुपालक की जो प्रक्रिया थी वो किस तरीके से चली थी, ठीक है। अब देखते हैं हम बसने की प्रक्रिया
कि जो बचने की प्रक्रिया हो किस तरीके से चली थी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब इंसान ने जो गेहूँ या फिर जौ है या फिर चावल के दानों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में सोचा कि इनको क्यों ना उगा दिया जाए। उगाने के लिए इन्होंने कहीं पर पर्टिकुलर जगह पर इनको डाल दिया। अब डाल दिया तो पेड़ पौधे उग गए। अब उग गए तो उनकी देखभाल चिड़ियाओं से या फिर और जानवरों से रक्षा करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इनको यहाँ पर रहना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, या फिर रहना पड़ेगा तो आसपास में इनको घर भी बनाना पड़ेगा। और जो घर बनाना पड़ेगा तभी ये लोग रह पाएंगे। तो इसके कारण ही इन्होंने बसना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब इन्होंने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि जो पौधे थे उनको भी इन्होंने ध्यान रखा कि कौन से पौधे हमारे खाने लायक है, कौन से पौधे खाने लायक नहीं है, कौन से पौधे जंगली हैं, कौन से पौधे जंगली नहीं है। ये तो है नहीं कि इन्होंने पेड़ उगाना स्टार्ट कर दिया तो जंगली बबूल का पेड़ उगा दिया, ऐसा नहीं था। तो इन्होंने वही पेड़ों का चयन किया था जिन पेड़ को ये अच्छा समझते थे या जिनमें कोई फल आता था। और फल भी उस तरीके के पेड़ होते थे जिनके डट्ठल वगैरह थे वो मजबूत थे। डट्ठल मजबूत का मतलब जैसे कोई पेड़ है, ये जैसे बेल वगैरह को इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। अब ये पेड़ है, इसमें कोई फल आ रहा है तो ऐसा ना हो कि ये पेड़ इसके फल को भार को सहन कर सके, उसी तरीके के पेड़ों का इन्होंने चयन किया था। ठीक है, आगे देखो। अब यही बात जानवरों के बारे में होती है कि ये इन्होंने उन्हीं ही जानवरों को पालतू बनाया था जो कि जानवर अहिंसक होते थे, हिंसा नहीं करते थे और जो घास खाते थे। ठीक है, उन्हीं जानवरों को पालतू बनाया था, जैसे भेड़ बकरी है, गाय है या फिर सूअर है, जो कि घास खाने वाले जानवरों को। और इन्होंने उन जानवरों को पालतू नहीं बनाया जो मांस खाते थे या फिर जो हिंसा करते थे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर दो दांत के चित्र दे रखे हैं। यहाँ पर ये दोनों दांत हैं, ये जंगली सुअरों के दांत हैं। तो आपको इन दोनों दांतों में से बताना है कि कौन सा दांत तो जंगली सुअर का है और कौन सा देसी सुअर का है। तो ये दांत दिख रहा है आपका, ये देसी सुअर का है, ये जंगली सुअर का है। तो इंसान ने क्या किया कि जो देसी सुअर या फिर जो सुअर है उसी को पालतू बनाया था, जंगली सुअर को पालतू नहीं बनाया था। कि जिसके दांत मजबूत थे या फिर बड़े थे, जो मांस टाइप में खाते थे, उनको इन्होंने पालतू नहीं बनाया था। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी बचने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। सबसे पहले इन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया था। कुत्ते के बाद में इन्होंने भेड़ बकरी को पालतू बनाया था। किसको बनाया था? भेड़ बकरी को। और सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो थी गेहूँ व जौ। कौन सी थी? आपको ये याद रखना है, सबसे पहले उगाई गई इंसान के द्वारा फसल थी गेहूं व जौ। और सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया गया था वो था कुत्ता, और जो कुत्ते के बाद में बनाए गए पालतू जानवर थे भेड़ बकरी। तो 3-4 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, आपको ये याद रखने हैं। ठीक है, अगला है हमारा एक नवीन जीवन शैली। तो अब हम बात करेंगे कि नवीन जीवन शैली के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने एक अलग तरीके की या नवीन जीवन शैली के बारे में जीवन जीना स्टार्ट किया, उसके बारे में अब बात करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम थोड़ा सा आगे। देखो, तो नवीन जीवन शैली में क्या देखेंगे कि अब कोई एक बात की जा रही है कि जो बचने की प्रक्रिया थी उसमें इनने किस तरीके से खेती की, एक नवी खेती करना स्टार्ट कर दिया और उसी हिसाब से जीवन जीना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ दे रखा है कि यहाँ पर अगर तुम देख किसी एक पौधे को बोने की बोल रहे हैं कि एक पौधे को बो, और किस तरीके बोने के बाद में तुम देखोगे कि उसमें कितना वक्त लगता है, कितने महीने लगते हैं या फिर कितने साल लगते हैं, कैसे इस पौधे की देखभाल की जाती है, किस तरीके से वहाँ पर लंबे समय तक रहना पड़ता है, जानवरों से उसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, और कब उसकी सिंचाई करनी होती है, कब उसके अंदर से खरपतवार हटाना होता है, और जानवरों से और चिड़ियाओं से उसकी सुरक्षा करनी होती है, और कब उसको कटाई की जाती है, कटाई करने के बाद में कब हम उसके फल को प्राप्त करते हैं, फल का मतलब इस बीज को प्राप्त करते हैं खाने के रूप में, और कब उसको हम अगले बोने के लिए बचत के रूप में रखते हैं। इन सब के बारे में प्रोसीड किस तरीके से चलेगी, उसकी एक नवीन जीवन शैली, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो, अनाज का प्रयोग है वो 4 रूपों में किया जाता था। 4 रूप कौन से थे? बीज के रूप में, बीज का मतलब बोने के रूप में कि हमें किस तरीके से बीज होगा, उस अनाज से ही आगे पैदावार होगी, तो बीज के रूप में किया जाता है। खाद्य के रूप में, खाद्य के मतलब खाने के रूप में। फिर है उपहार के रूप में, अगर हम किसी को देते हैं तो उपहार के रूप में। फिर है भंडार के लिए, भंडार का मतलब होता है कभी इमरजेंसी के लिए हम उसको सुरक्षित रखें ताकि हमें भविष्य में वो काम आ सके। ठीक है, तो ये तो थी एक नवीन जीवन शैली के बारे में। अब आगे देखते हैं इसके लिए उन्होंने क्या किया। बड़े बड़े बर्तन भी बनाए थे, टोकरियाँ भी बनाई थी अनाज को रखने के लिए, या फिर चावल गेहूँ जो भी है उसको सबको रखने के लिए बर्तन भी हुआ, टोकरी भी बनाई, सारी चीज़ें इन्होंने की। ज़मीन के अंदर गड्ढे भी वगैरह भी खोदे थे। ये सारी चीज़ें इन्होंने एक प्रोसीड के तहत की थी। आगे देखो, जानवर हैं वो उनके बारे में बात कर रही आ रही है कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है।
कि जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार है। तो कैसे हैं जानवर चलते फिरते, जानवर से इंसान को क्या फ़ायदा होता है? देखो, दो तरीके से फ़ायदा होता है जानवरों से। एक तो जानवर होंगे तो उनसे हमें दूध भी प्राप्त होगा। क्या होगा? दूध भी प्राप्त। इसके अलावा उन्हें क्या प्राप्त होगा? मांस भी प्राप्त होगा। अगर जानवर है उससे दूध भी लेंगे वो और मांस भी लेंगे। जो दूध है वो उनका आहार का या भोजन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि दूध से आदमी के शरीर में बहुत सी भोजन की पूर्तियाँ कमी दूर हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मांस भी उनसे प्राप्त होगा। अगर जानवरों की देखभाल करेंगे ढंग से तो वो जानवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे हमें दूध की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, भोजन की और मांस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए उनको चलते फिरते खाद्य भंडार कहते हैं। कभी भी आप देखो, दूध हमें आपको लगभग मिल ही जाएगा हमेशा और मांस भी हमेशा मिल ही जाएगा। ठीक है, देखो अब आगे देखते आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। जो आरंभिक कृषक और पशुपालक थे उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, पृष्ठ संख्या 13 पर जो मानचित्र 2 है उसमें नीले वर्ग दिख रहे हैं। तो उस नीले वर्ग के बारे में मैंने बात की थी। नीले वर्ग में थे नवपाषाण युग के बारे में। देखो, पहले हम नीले वर्ग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मैप में हमारा जो ये मैप है इसमें हम आ जाते हैं। चित्र 2 में जो नीला वर्ग दिख रहा है, आपको दिख रहा है नवपाषाणिक स्थल, नीला वर्ग। तो नवपाषाणिक है, जैसे बुरजांव में मेहरगढ़ है, कोल्डिवा है, महागढ़ा है और लूर है, पेयमपल्ली है और चिरांद है और दावजली हेडिंग है। ठीक है, बुरजांव कश्मीर में, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में, कोल्डिवा और महागढ़ा ये यूपी वाले प्रदेश में, चिरांद बिहार में है और ये हुल्लूर कर्नाटक में है। पेयमपल्ली भी आपका कर्नाटक वाले क्षेत्र में ही है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बात की जा रही है नवपाषाणिक काल की, तो नवपाषाणिक काल में देख लेते हैं आगे। ठीक है, देखो क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? तो आपको बता ही दिया मैंने नीले वर्ग के बारे में कि जो भी नवपाषाणिक स्थल है उनके बारे में। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। तो नवपाषाण में जो भी हमें सबसे प्राचीन कृषकों के साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन सी जगह मैंने बताई थी आपको अभी। ठीक है, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, पश्चिम उत्तर का मतलब दावजली हेडिंग। ठीक है, आधुनिक कश्मीर का बुरजांव और पूर्वी व दक्षिणी भारत में पाए गए क्षेत्र है, हुल्लूर है, पैम्पल्ली है। ठीक है, ये सब प्रदेश पाए गए हैं, उनके बारे में बात की जा रही है। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों, पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जो चीज़ें हैं वो हमें मिली है, अनाज के जो दाने थे वो जल गए थे, जले हुए अनाज के दाने थे। तो वो हो सकता है ये तो जानबूझ के जलाए हों या फिर गलती से जल गए होंगे। ठीक है, तो ये होता क्या है कि अगर ये दाने मिल गए हैं हमें तो ये लाखों साल तक या हज़ारों साल तक इस तरीके से ख़राब नहीं होते। अगर कोई अनाज का दाना है वो जल गया, कोयला जैसा हो गया है, तो होगा क्या कि वो हज़ारों साल तक ख़राब नहीं होगा। जबकि नॉर्मल अनाज के दाने को हम पटक देंगे, इधर उधर डाल देंगे तो 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल में ख़राब हो ही जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो इसके बारे में अब देखो हम बात करते हैं स्थायी जीवन की ओर। किसकी ओर? स्थायी जीवन। जो नवपाषाणिक युग और पुरापाषाणिक युग के जो लोग थे उन्होंने स्थायी जीवन किस तरीके से जीना स्टार्ट किया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोंपड़ियाँ और घरों का निशान मिले हैं, जैसे कि बुरजांव, जो वर्तमान कश्मीर की बात की जा रही है। बुरजांव कहाँ पर है? कश्मीर में वहाँ पर उनको एक घर मिला है। क्या मिला है? घर, जो उसे गड्ढे घर बोलते हैं। गड्ढा घर क्यों बोलते हैं? कि वो इस तरीके से ज़मीन है और उसके अंदर जो घर है, ज़मीन के अंदर उन्हें घर मिला है, ज़मीन के अंदर घर मिला। उतरने के लिए उसमें क्या थी? सीढ़ियाँ मिली है, उतरने के लिए सीढ़ियाँ मिली। अब ये घर क्यों बनाया होगा? कि हो सकता है सर्दी के मौसम में जब ज़्यादा ठंड पड़ती हो तो इसमें लोग रहते होंगे, अंदर ज़मीन के अंदर रहते होंगे, या फिर मौसम से बचने के लिए उन लोगों ने ज़मीन के अंदर घर बनाया होगा। ठीक है, अब उन्हें यहाँ पर भी आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, घर की ज़मीन के अंदर भी और बाहर भी साक्ष्य मिले। तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग मौसम के अनुसार ही आग जलाते होंगे। सर्दी के मौसम में अंदर आग जलाते होंगे और गर्मी के मौसम में बाहर आग जलाते हैं। ठीक है,
तो हम बात कर रहे हैं बुरजोम की। ये बुरजोम कश्मीर में है। कश्मीर में हमें एक गर्तावास या फिर गड्ढा घर मिला है। गड्ढे घर की खासियत मैंने बता दी आपको। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, अंदर भी आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, बाहर भी आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं। हो सकता है मौसम के अनुसार आग जलाते थे। गर्मी की टाइम पे बाहर आग जलाते थे, सर्दी की टाइम पे अंदर आग जलाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणी उपकरणों से भिन्न है, इसलिए हम इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। कि जो हमें बहुत सी जगह पत्थरों के औजार मिले हैं जो कि पुरापाषाण के जो पत्थरों के औजार थे जो कि कम नुकीले थे उस तरीके के मिले हैं, जबकि कुछ औजार हमें इस तरीके से डिफरेंट मिले हैं जो कि काफ़ी नुकीले हैं। तो हम उनको अंदाज़ा लगाने की ये नवपाषाण काल के रहे होंगे। ठीक है, इनमें जो नवपाषाण के मिले उनकी धार ज़्यादा पैनी है, धार उनकी पैनी है। ठीक है, और उन पे धार पैना करने के लिए पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। क्या चढ़ाई गई थी? पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। देखो कौन कौन से जो औजार वगैरह या फिर हमें उपकरण मिले उनके बारे में देख लेते हैं। ओखली व मूसल, जो कि आज भी हमें प्रयोग में किया जाता है। अनाज को कूटते हैं हम ओखली मूसल से, गाँव में बिल्कुल सबको यूज करता है, हम भी यूज करते हैं। ठीक है, वनस्पति और अनाज को पीसने के लिए काम में लिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा पत्थरों के भी काफ़ी औजार मिले हैं। तो वो देख लेते हैं किस तरीके के औजार हैं। नवपाषाण के कुछ पत्थरों के उपकरण हैं इस तरीके से। इसमें ये चिकना हो रहा पत्थर, ये यहाँ पर कुछ पीसने वगैरह के लिए सिलबट्टे का काम में आएगा। तो ये पत्थर हैं, ये नवपाषाण उपकरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। यहाँ पर जो कुछ नवपाषाण एक हमें मर्द भांड या बर्तन भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इनमें कभी कभी अलंकरण भी किया जाता। अलंकरण का मतलब इस तरीके से इनमें ऊपर कुछ ऐसे बर्तन होते थे मिट्टी के, उन पर पेंटिंग की जाती थी, तो अलंकरण भी किया जाता। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे थे। चावल, गेहूँ या फिर दाल जैसे अनाज अब आहार के महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ठीक है, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे और कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। तो हम बात कर रहे हैं नवपाषाण युग की। तो नवपाषाण में चावल, गेहूं और दाल वगैरह है जो है ये अनाज के मुख्य आहार मतलब मुख्य भोजन के स्रोत बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनना स्टार्ट कर दिया था। तो नवपाषाण काल में कपड़े की बुनाई भी स्टार्ट हो गई थी। कपास के भी हमें साक्ष्य मिले हैं या फिर कपास के पौधों के भी हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? तो अब हम देखते हैं कि जो ये परिवर्तन हुए हैं ये क्या हर जगह एक ही साथ हुए थे? तो इसके बारे में आपका ये प्रश्न है मेरा कि आप बताओ कि जो जैसे यहाँ भारत में देखते हैं, भारत का मैप बना दिया मैंने, यहाँ पर ये कुछ नवपाषाण, ये हमारा मेहरगढ़ है, ये बुरजोम है, ये हमारा महागढ़ा है, कुल्डी हवा है, ये हमारा हुमसी है, ये पेयमपल्ली है, ये बिहार में चिरांद है, ये दाऊजी हेडिंग से। तो ये कुछ प्रदेश हैं जो कि नवपाषाणिक है। तो क्या यहाँ पर जो हमें कुछ चीज़ें मिली हैं तो क्या ये हर जगह, ये सब जगह, यहाँ भी हर जगह जो भी इनका चेंजेज हुए एक ही साथ में हो गए थे? तो ये आपसे मेरा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है, ये चेंजेज एक साथ में नहीं हुए थे। थोड़ा सा देखते हैं, कहीं पर तो ये लोगों ने ये सब करना सीख लिया था, गेहूँ जौ वगैरह उगाना सीख लिया था, कपास से कपड़े बनाना भी सीख लिया था, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा नहीं हुआ था। ये लोग अभी भी उसी तरीके की उसमें थे, ये कपड़े वगैरह बनाना नहीं जानते थे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। जैसे आज के टाइम पे हम एग्जांपल देते हैं कि आज हम रहते हैं दिल्ली में, बात करते हैं तो दिल्ली में लोग डेवलप हैं, सब कुछ है, लेकिन आज ही के वक्त की बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, या फिर वहाँ पर कुछ लोग हैं जो आज भी जंगली जैसा जीवन ही जी रहे हैं। तो वक्त एक है लेकिन जीवन जीने का तरीका दोनों का अलग है, या फिर परिवर्तन चेंजेज आज भी यहाँ पर नहीं हुआ है। इसी समय वहाँ मतलब इसी तरीके से वहाँ उस वक्त भी ऐसा ही रहता था या फिर होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब है थोड़ा सा डिटेल से उसके बारे में देख लेते हैं। देखो मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ, आपको इसको बारे में मैप को देखना है। ये यहाँ पर पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ये हमारा बलूचिस्तान ज़िला है और ये हमारा मेहरगढ़ है। क्या है? मेहरगढ़ है। तो जो मेहरगढ़ है ये ईरान जाने वाले, भारत से जो ईरान जाने वाले रास्ते हैं, इसमें जो बेलन घाटी का जो दर्रा है, बोलन घाटी का दर्रा है, उसके पास में ये हरा भरा समतल मैदान है।
ठीक है। यहाँ पर ये सुलेमान की पहाड़ी है, ये किरथर की पहाड़ी है, ठीक है। ये बलूचिस्तान जिला है पाकिस्तान का, और इसमें ये जगह है जिसको कहते हैं मेहरगढ़। सबसे पहले यहाँ पर लोगों ने गेहूं व जौ को उपजाना स्टार्ट किया था, गेहूं और जौ। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ पर उपजाया गया, तो आप बता सकते हो मेहरगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा जो पालतू जानवर बनाए थे सबसे पहले, वो भी भेड़ बकरी थे, वो भी कहाँ पर बनाए गए थे, मेहरगढ़ में। तो गेहूं व जौ व भेड़ बकरी, ये दोनों सबसे पहले, मतलब गेहूं जौ को सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो आप बता सकते हो मेहरगढ़ में। और भेड़ बकरी को सबसे पहले पालतू कहाँ बनाया गया था, तो भी बता सकते हो मेहरगढ़ में, ठीक है। तो यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ तथा बकरियों की हड्डियाँ भी यहाँ पर हमें मिली है, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा जो घर मिले हैं वहाँ पर, जो वो वहाँ के घर थे वो चौकोर और आयताकार थे। किस तरीके के घर थे, चौकोर और आयताकार। इस तरीके से यहाँ पर चित्र भी दिखा रखा है आपको, ये चित्र ही देख लो। ये जो घर है ये हमारा है चौकोर, ठीक है। इस घर में 4 कमरे बने हुए हैं। तो वहाँ के जो भी घर थे वो उसमें 4 कमरे होते थे या फिर 5 कमरे होते थे, ठीक है। 4 से 5 कमरे होते थे वो कमरे, बाकी के कमरे 1-2 कमरों में वो रहते थे, बाकी का उनको भंडार के रूप में, मतलब अनाज वगैरह को रखने के लिए और कुछ सामान रखने के लिए, बाकी में वो काम में लेते थे, ठीक है। जब इन लोगों के, यहाँ के लोगों की जो मृत्यु होती थी, तो उसमें ये लोग मृत्यु के बाद में उसके जो सगे संबंधी थे या फिर जो मर गया था उसके रिश्तेदार वगैरह थे, तो वो उनकी आस्था थी कि वो जो लोग जिसको दफना रहे हैं उसके प्रति उनकी आस्था थी, इसलिए वो उसके साथ में जानवरों को भी दफना देते थे। मेहरगढ़ में एक कब्र मिली है, उस कब्र में एक इंसान के साथ में एक बकरी को दफनाया गया है। किसको दफनाया गया है, बकरी को दफनाया गया है। मतलब कुछ सामान रखते थे मरने वाले के साथ में, तो ये उन लोगों की आस्था थी, ठीक है, कि बकरी को दफनाया क्यों था। हो सकता है वो परलोक में या फिर जब मरेगा तब उसमें बाद में उसको वहाँ पर खाने की जरूरत पड़ी होगी या पड़ेगी, इसलिए वो रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बकरी का चित्र भी दे रखा है आपको, और ये बताया है कि उनकी आस्था थी, वो परलोक में भी उनकी आस्था होती थी, ठीक है। तो ये हमारा लेसन था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ढंग से मैंने पढ़ाया है। चैप्टर लंबा तो हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये समझो करो कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप एक बार देख लिया वीडियो और उसके बाद में छोड़ दिया, उसको लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके दोस्त वगैरह या कोई और भी पढ़ना चाहते हो तो उसको आप इसको शेयर भी कर सकते हो। तो धन्यवाद।